नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 12 फरवरी 2025 की थी और ये 19 पेज की जजमेंट है। सिविल अपील नंबर 2536 और 2019 और ये लार्जर बेंच ने ये इशू था वो डिसाइड किया था, जो एक रेफरेंस के तौर पे भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, मींस लार्जर बेंच के पास। और क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस थे, क्योंकि कुछ जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई मैरिज वॉइड होगी तो ऐसे में परमानेंट एलिमोनी और जो सेक्शन 24 के अंदर मेंटेनेंस पेंडिलाइट है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। बाकी कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस में जो दूसरी जजमेंट्स आई थी उसमें बताया गया था कि ऐसे में मेंटेनेबल है। तो क्योंकि अब ये डिसाइड जो डिविजनल बेंच मींस डबल बेंच ने किया हुआ था, लेकिन अब लार्जर बेंच के पास भेजा गया और लार्जर बेंच ने इस इशू को डिसाइड किया और उसमें ये कहा कि ऐसे में अगर कोई मैरिज अगर वॉइड होती है तो इसमें जो परमानेंट एलिमोनी है और मेंटेनेंस पेंडिलाइट है वो मेंटेनेबल होगा। और लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कंडक्ट ऑफ पार्टीज के ऊपर और जो मींस जो ये, क्योंकि अब पावर जो होगी वो काफी वो जो पावर जो होगी वो डिस्क्रिशनरी होगी। तो क्योंकि सेक्शन 24 और 25 के अंदर वर्ड मे वर्ड यूज किया गया है तो इसे मैकेनिकली रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर देखेगा कि कुछ मींस इसमें जो कंडक्ट ऑफ पार्टीज का जो है वो ठीक नहीं था, मींस कुछ कंसीलमेंट की गई है, डिलिबरेटली कंसीलमेंट किया है, तो कोर्ट के पास पावर होगी उसको रिजेक्ट भी कर सकती है और अलाउ भी कर सकती है। सब कुछ डिपेंड करेगा फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के ऊपर। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी थी और इसको जो एनालिसिस क्या किया था। और देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि रेफरेंस भेजा गया था, क्योंकि ये रेफरेंस भेजा गया था 24 अगस्त 2024 को भेजा गया था और सुप्रीम कोर्ट के पास ही, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ही भेजा था यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे, क्योंकि कुछ जजमेंट्स थी जो कि फेवर में बता रही थी एलिमोनी के। अगर मैरिज अगर वॉइड होगी तो जो कुछ जजमेंट्स थी वो फेवर में बता रही थी। वो जजमेंट्स के नाम बता रखे हैं यहाँ पे: चंद धावन वर्सेस जवाहरलाल धवन और रमेश चंद्र राम प्रताप जी डागा वर्सेस रमेश्वरी रमेश चंद्र डागा। तो ये जजमेंट्स की फेवर में और कुछ जजमेंट्स थी वो अगेंस्ट में थी। वो जजमेंट्स का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पर रेलेवेंट प्रोविजन यहाँ पे फिर फर्दर भेजा था कि पेपर्स जो हैं प्लेस्ड किए जाएं बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर पासिंग द एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। अब रेलेवेंट प्रोविजंस थे लॉ के, वो बताए हैं और रेलेवेंट प्रोविजंस यहाँ पर बताया कि सबमिशन सुने गए थे बार में और ये बताया गया था कि जो रेफरेंस था वो प्रोविजंस का भी लिया गया था हिंदू मैरिज एक्ट का। अब सेक्शन 5 के बारे में बताया है हिंदू की जो कंडीशंस क्या होती हैं मैरिजेस की, जो कंडीशंस बताई है, जो हिंदू मैरिज की जो कंडीशंस हैं वो बताई हैं कि अगर मैरिज जो है तभी सोलमलाइज्ड की जा सकती है अगर नंबर 1 कंडीशन पर बोल्ड किया गया कि अगर किसी दोनों पार्टीज के स्पाउस जो हैं वो अलाइव, मींस नाइदर पार्टीज आर लिविंग और हैज अ स्पाउस लिविंग एट दैट टाइम ऑफ मैरिज। तो मींस अगर किसी पार्टी का स्पाउस है, चाहे हस्बैंड का स्पाउस ऑलरेडी अलाइव है, अगर वो मैरिज कर लेती तो ऐसे में जो मैरिज जो है वो कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वो मेंटेनेबल नहीं होगा। इसको बोल्ड किया गया है और फोर्थ पॉइंट को बोल्ड किया गया है, जो सेक्शन 5 का जो फोर्थ पॉइंट है कि अगर जो मैरिज पार्टीज जो हैं वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के अंदर नहीं आती हैं जब तक कि कस्टम्स या यूजेज जो हैं वो परमिट ना करते हो। और फिफ्थ पॉइंट को बोल्ड किया गया है वो है कि पार्टीज जो है सपिंडास नॉट ऑफ ईच अदर के अंदर, सपिंडास के अंदर नहीं आते होंगे। तो ये सारी जो 3 कंडीशंस के ऊपर बोल्ड किया गया हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। अब यहाँ बताया कि 1955 का जो एक्ट है उसमें सेक्शन 11 है वो डिफाइन करता है वॉइड मैरिज को। वॉइड होती है एक वॉइडेबल है। वॉइड मैरिज जो है कि वो वॉइड जो नल वॉइड तो होगी जब ये 3 कंडीशंस हैं वो कर मींस अगर कोई भी मैरिज 3 कंडीशंस को इंग्रेडिएंट्स को सेटिस्फाई कर देती है, जो कि सेक्शन 5 पार्ट 1 और जो ऊपर डिस्कस किया गया था
4 और 5, अगर इन 3 कैटेगरीज में अगर ये मैरिज के जो मीन्स अगर स्पाउसेस अगर मैरिज करते हैं, तो अगर ये 3 कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो ये मैरिज जो है वो वॉइड होगी। तो मीन्स सेक्शन 11 के तहत ये भी मैरिज जो है वो वॉइड होगी। लेकिन इसमें पिटीशन जो है वो फाइल आइदर पार्टी को फाइल करनी होगी अगेंस्ट अदर पार्टी। तो मीन्स इमीडिएटली जितने अर्लीस्ट लेवल पे अगर ये मैरिज अगर पिटीशन फाइल की जाती है तभी वो मैरिज को वॉइड होगी। अगर डिले करके की जाएगी तो फिर आगे के जो प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो कोड ये प्रिज्यूम करती है कि अगली पार्टी ने इसको इनके जो एक्ट था जो था उसको कंडोन्ड कर दिया है। तो इसमें सेक्शन 11 के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो बताए थे कि 1, 4 और 5, अगर हिंदी सेक्शन 5 के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं तो ये मैरिज को वॉइड ट्रीट किया जाएगा। कोई भी पार्टी जो है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, सेक्शन 11 के तहत एप्लीकेशन को फाइल कोर्ट में मूव करके मैरिज को नल एंड वॉइड ट्रीट कर सकती है। अब बताया कि 1955 का जो एक्ट है उसमें कुछ कैटेगरीज हैं जो बता रखी हैं जो रिलीफ लेने के लिए। वो एक सेक्शन 9 जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉजनल राइट्स के लिए बता रखा है। सेक्शन 10 जो है वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए बता रखा है। और सेक्शन 11 जो है वो वॉइड मैरिज के लिए बताया हुआ है। और सेक्शन 12 जो है वो वॉइडेबल मैरिज है। वॉइडेबल मैरिज है कि ऑप्शन होता है कि अदर पार्टी के पास कि वो एप्लीकेशन मूव करके अगर कोई भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किए गए हैं तो वो सेक्शन 12 के तहत एप्लीकेशन मूव कर सकती है। और सेक्शन 13 जो है पटिशन है डिवोर्स की, उसके दो कई पार्ट्स हैं, जैसे क्रूरल्टी के, डेजर्शन के, ये ग्राउंड्स हैं। सेक्शन 13 1 पार्ट ए वगैरह 1 पार्ट 1 2 के जो इलेबोरेट डिस्कशंस इसमें नहीं किया गया है। और सेक्शन 13 बी भी होता है जैसे म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का, तो ये सेक्शन 13 बी के बारे में बताया। अब हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 के ऊपर डिस्कशन किया गया। वो क्या कहता है, वो सेक्शन 24 कहता है मेंटेनेंस पेंडिलाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। मींस अगर कोई भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अगर कोई भी स्पाउस हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, यूजुअली यहाँ पर मींस वाइफ ही फाइल करती हैं, लेकिन हस्बैंड भी चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर कहा है कि कोई भी अगर पार्टी चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर उन्हें लग रहा है कि उनके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है, लेकिन वो कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करके अदर पार्टी को कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हैं कि अदर पार्टी जो है जब तक प्रोसीडिंग्स पेंडिंग पड़ी हुई है वो उनको मेंटेन करे। तो सेक्शन 24 जो है एक प्रकार का मेंटेनेंस पेंडिलाइट करते हैं कि मींस जब तक प्रोसीडिंग्स जब तक चल रही हैं तब तक वो अदर पार्टी को डायरेक्शन मिलती है कि वो आप मेंटेन करें। और सेक्शन 25 जो है वो परमानेंट एलिमोनी के बारे में बता रखा है। अब इसके कुछ पॉइंट्स को बोल्ड किया हुआ कि एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिग्री और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर ऑफ। मींस अगर कोई कोर्ट डिग्री ऑफ डिवोर्स दे देती है, जो कोई भी चाहे रेस्टिट्यूशन कॉजनल राइट्स की कोई भी डिग्री, एट एनी डिग्री लिखी है, कोई भी डिग्री वर्ड एनी डिग्री का वर्ड यूज किया गया। तो यहाँ पे है कि कोई भी स्पाउस है, पार्टी हो, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो कोर्ट से जो है वो रिलीफ ले सकता है। कोर्ट डायरेक्शन देगी अदर पार्टी को, जो रिस्पोंडेंट जिसको बनाया हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कि वो एप्लीकेंट को मेंटेनेंस ने सपोर्ट करें इस ग्रॉस सम अमाउंट का, चाहे वो मंथली हो चाहे पीरियडिकली सम हो, नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ एप्लीकेंट। जब तक वो जीवित है तब तक उनको मेंटेन करना होगा। और जिसमें रिस्पोंडेंट की खुद की इनकम देखी जाएगी और जो प्रॉपर्टी है, और या फिर कोई अदर इनकम हो जो प्रॉपर्टी हो, उस हिसाब से उसको मेंटेन करना होगा। और इस साथ में ये लिखा है कि द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो कोर्ट को लगेगा जस्ट एंड सच पेमेंट जो भी सिक्योर्ड हो इफ नेसेसरी बाय चार्ज ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पोंडेंट। जो रिस्पोंडेंट की इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर देखते हुए कोर्ट जो है वो डायरेक्शन दे सकती है। और ये सेक्शन 25 के ऊपर बताया हुआ था। और बाकी की लिखा चेंज इन सर्कमस्टांसेस के अदर प्रोविजंस हैं वो बताए हैं। अब यहाँ पर कोर्ट ने जो फ्रेम था वो क्वेश्चन जो ये किए सारे इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद, कि अगर जो स्पाउस है मैरिज की, अगर वो डिक्लेयर्ड हो जाती है, अगर कोई स्पाउस है, अगर उसमें उनकी जो मैरिज है वो वॉर डिक्लेयर्ड हो जाती है सेक्शन 11 के तहत, तो क्या वो स्पाउस है परमानेंट एलिमोनी और मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 25 के अंदर ले सकता है? ये पहला क्वेश्चन ये फ्रेम किया। दूसरा क्वेश्चन ये फ्रेम किया कि पिटीशन अगर डिग्री अगर वो कोई भी पिटीशन मूव की गई है सीकिंग अंडर डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 11 के तहत, अब मीन सेक्शन 11 के अंदर कोई मैरिज के अंदर एक एप्लीकेशन मूव की गई है कि ये मैरिज को भाई ये ट्रीट कर दिया जाए, वॉइड ट्रीट कर दिया जाए, तो ऐसे में जो स्पाउस है वो मेंटेनेंस पेंडिलाइट का हकदार है सेक्शन 24 के तहत। अब सबमिशंस थे वो सारे सुने कोर्ट ने, दोनों पार्टीज ने अपने सबमिशंस दिए। अभी इसका सब डिटेल सबमिशन नहीं जाते। अब कोर्ट ने जब अपना एनालिसिस जो किया है उसके ऊपर हम चलते हैं। डिटेल इसमें एनालिसिस किया है सारे जजमेंट्स को देखने के बाद। तो जो पिटिशनर उन्होंने जो हस्बैंड की साइड से तो उन्होंने अपोज किया, वाइफ की साइड से था वो
मींस फेवर में बोला कि ये मिलनी चाहिए। तो अब कोर्ट ने अब यहाँ पे कहा सेक्शन 25 जो है वो रेमेडी है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है 125 सीआरपीसी के तहत। तो मींस जो राइट है स्पाउसेस का उसको डिक्लेयर किया जाता है वॉइड अगर सेक्शन 11 के तहत वो मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए होती है फ्रॉम दिस अदर स्पाउस से। तो ये जो यहाँ पर कहा कि सेक्शन 25 के तहत जो रेमेडी है वो दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों का अवेलेबल है, और जो प्रिंसिपल्स हैं सेक्शन 125 के वो अप्लाई नहीं करते हैं सेक्शन 25 के अंदर, क्योंकि 125 के अंदर चाइल्ड भी क्लेम कर सकता है लेकिन हस्बैंड जो है वो क्लेम नहीं कर सकता 125 सीआरपीसी के तहत। अब यहाँ पर कुछ जजमेंट्स थी, हाई कोर्ट की जजमेंट्स थी, उन सबको भी एनालाइज किया और हम आगे डिटेल में चलते हैं जैसा जजमेंट को। अब यहाँ पर एक एप्रीहेंशन थी, वो अपीलेंट के जो काउंसिल थे उन्होंने अपनी एक एप्रीहेंशन बताई कि सेक्शन 25 का अगर वॉइड मैरिज पे भी अगर आप मेंटेनेंस जब पेंडिलाइट के अंदर जो परमानेंट एलिमोनी हो जो मेंटेनेंस है वो अगर अवार्ड कर दोगे तो यहाँ पर कहा कि एक रिडिकुलस रिजल्ट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि अगर कोई वाइफ है उसकी जो फर्स्ट मैरिज है वो सब्सिस्ट कर रही है, मींस पहली उसकी मैरिज ऑलरेडी है, वो किसी दूसरे इंसान मैन को इंड्यूस करती है कि मैरिज करें। अब एक फिर दूसरा एग्जांपल दिया कि अगर डॉटर है वो मैरिज करती है अपने फादर के साथ, तो यहाँ पर कहा कि सेक्शन 25 जो सब सेक्शन पार्ट 1 है वो वर्ड यूज किया गया मे वर्ड यूज किया गया। तो यहाँ पर बताया कि जो डिग्री जो है सेक्शन 25 के तहत वो एक डिस्क्रिशनरी है। अगर कंडक्ट ऑफ स्पाउस जो है वो अप्लाई करता है मेंटेनेंस को, अगर वो उसका ठीक नहीं होगा तो वे सेक्स ऐसे में जो स्पाउस जो होगा वो डिस्क्रिशनरी रिलीफ का हकदार नहीं होगा। तो कोर्ट जो है उसके पास पावर होगी, वो टर्न डाउन कर सकती है प्रेयर को फॉर द ग्रांट ऑफ द परमानेंट एलिमोनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन 1950 एक्ट के तहत। तो यहाँ पर कहा कि इक्विटेबल कंसिडरेशंस जो है वो अप्लाई करती हैं जब कोर्ट कंसीडर करेगी मेंटेनेंस की जो प्रेयर को अंडर सेक्शन 25 के अंदर। जो रीजन जो है सेक्शन 25 का वो लेट डाउन किया है, जब कोर्ट कंसीडर करती है प्रेयर को ग्रांट करने के लिए सेक्शन 25 के तहत, तो कंडक्ट जो होगा पार्टीज का वो हमेशा कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर अब कोर्ट ने अपना एक्सप्लेनेशन था वो बता दिया कि मे वर्ड यूज किया गया है, तो कोर्ट के कंडक्ट को देख के ही वो अवार्ड करेगी और उसकी जो रिक्वेस्ट है उससे टर्न डाउन भी कर सकती है। सिमिलरली जो क्वेश्चन जो 2 जो फ्रेम किया गया था वो सेक्शन 24 जो बताया है वो बताया गया था, वो पावर होती है मैट्रिमोनियल कोर्ट की एंट्री मेंटेनेंस देने की जो अगर मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। अगर कोई भी पार्टी जो है वो डिग्री ले रही है कंटेम्पलेटरी अंडर सेक्शन 1955 के एक्ट के तहत, जो पावर जो है वो कहा गया है वो एक्सरसाइज की जाती है प्रोसीडिंग्स जो है वो डिग्री लेने के लिए अंडर सेक्शन 9 से लेकर 13 के लिए। तो कंडीशन जो सेक्शन 24 के अंदर बताई गई हैं कि पहली कंडीशन ये है कि प्रोसीडिंग जो है 1955 के एक्ट के तहत पेंडिंग होनी चाहिए। कोर्ट के पास ये कंक्लूजन पे आना चाहिए कि कोई भी जो वाइफ है चाहे हस्बैंड है कोई भी केस हो उनके पास कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, वो अपने आप को सपोर्ट कर सके और नेसेसरी एक्सपेंसेस दे सके। अगर प्राइम फेशिया सेटिस्फाइड हो जाता है, मैट्रिमोनियल कोर्ट फाइंड करती है कि जो मैरिज जो है पार्टीज की वॉइड है, जो वॉइडेबल है, तो ऐसे में कोर्ट को रोका नहीं अपने में प्रिक्लूड नहीं किया कर सकती है कि वो मेंटेनेंस पेंडिलाइट दें अगर कंडीशंस जो है अगर सेटिस्फाइड होती हैं। तो यहाँ पर फर्दर ये बताया है कि जो रिलीफ है सेक्शन 24 की वो डिस्क्रिशनरी है और सेक्शन का जो वर्ड यूज किया गया मे वर्ड यूज किया है। जब भी प्रेयर जो है इंट्रीमेंट रिलीफ की सेक्शन 24 के तहत डिसाइड की जाती है तो कोर्ट जो है हमेशा कंसीडर करेगी कंडक्ट ऑफ द पार्टीज जो पार्टी रिलीफ लेने के लिए आई है। तो यहाँ पर फर्दर एक डायरेक्शन दे दी कि जब वो डायरेक्शन भी दे सकती है कि वो एक रीजनेबल जो अमाउंट है वो दे दे। तो इसमें दोनों क्वेश्चंस थे वो आंसर्स दे दिए कोर्ट ने। पहला सेक्शन 11 के तहत ही बताया कि अगर कोई मैरिज डिक्लेयर होती है सेक्शन 11 के तहत, मैरिज अगर वॉइड है तो वो हकदार है परमानेंट एलिमोनी के लिए। अगर अदर स्पाउस जो है सेक्शन 25 1955 के एक्ट के तहत वो एप्लीकेशन मूव करता है, कोर्ट ने फर्दर बताया कि जो रिलीफ है वो ग्रांट की जाएगी और हमेशा डिपेंड करेगा हर फैक्ट्स ऑफ केस के ऊपर और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज को। और ग्रांट ऑफ रिलीफ होगी वो हमेशा डिस्क्रिशनरी होगी। और अगर दूसरा पार्ट का डिसाइड किया कि अगर प्राइम फेशिया कंक्लूजन में कोर्ट में आ जाती है कि अगर कोई मैरिज है वॉइड हो या वॉइडेबल हो, वॉइडेबल दोनों को बता दिया है यहाँ पे, अगर पेंडिंग है फाइनल डिस्पोजल के लिए अंदर 1955 के एक्ट के तहत कोर्ट को रोका नहीं जा सकता कि वो ग्रांट करे मेंटेनेंस पेंडिलाइट को, प्रोवाइडेड कंडीशन जो मेंशन की गई है सेक्शन 24 की वो सेटिस्फाइड हो जाती है। तो इसलिए जब डिसाइड की जाती है प्रेयर फॉर इंटरिम रिलीफ अंडर सेक्शन 24 को, कोर्ट जो है हमेशा कंसीडर करेगी कंडक्ट ऑफ पार्टीज को और जो ग्रांट रिलीफ करने के लिए सेक्शन 24 के अंदर भी वो हमेशा डिस्क्रिशनरी होगा। तो यहाँ पर फर्दर ये कहा कि डायरेक्शन दी रजिस्ट्री को कि अपील्स को एप्रोप्रिएट बेंच के अंदर के पास प्लेस
डिस्कस करें मेरिट्स पर डिसीजन देने के लिए। ये जजमेंट आई थी 12 फरवरी 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।